जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका गुमनाम फसानों में। प्रस्तुत है और एक रहस्यमय कहानी। अजय, रूपाली, देवांग और पारुल, ये चार दोस्त एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। एक दिन लंच टाइम में खाना खाते हुए अचानक रूपाली बोली, यार वरुण को कितने साल हो गए मिले हुए। कॉलेज के बाद। बस ऑनलाइन ही बातें होती है। देवांग ने कहा, हाँ यार, और अब तो शहर छोड़कर गांव चला गया है। उसका बर्थडे भी आ रहा है। इस बार उसके गांव चले, सरप्राइज देते हैं। अजय ने कहा, वाह यार, मजा आएगा। उसे भी अचानक हम सबको देखकर कितनी खुशी होगी। पारुल कहती हैं, साथ में गांव भी घूम लेंगे और वरुण के दादाजी के पास पूरी 80 एकड़ जमीन है, खेती वगैरह भी देखेंगे। तब देवांग कहता है, तो प्लान पक्का? शुक्रवार रात को चलते हैं और शनिवार सुबह वरुण के दरवाजे पर खड़े होकर बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे। सब कहते हैं, पक्का प्लान है। वरुण और ये चार दोस्त स्कूल और कॉलेज में एक साथ पढ़े थे, लेकिन कॉलेज खत्म होने से पहले वरुण के पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उन्हें मजबूर होकर शहर छोड़ना पड़ा और वो पूरा परिवार लगभग सब कुछ बेचकर अपने गांव चला गया। वरुण के दादाजी उस गांव में बहुत ही रुतबे वाले और अमीर व्यक्ति थे। उनके पास 80 एकड़ जमीन थी और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। वरुण, उनका जो कि एक लौती संतान थी, अब गांव में ही रहता था और अपने पापा के साथ खेती में हाथ बटाता था। उसने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी, लेकिन अब उसे शहर से ज़्यादा प्रेम अपनी मिट्टी से था। शुक्रवार रात 12 बजे चार दोस्त अजय, रूपाली, देवांग और पारुल एक स्कॉर्पियो गाड़ी में निकले, गूगल मैप में गांव का रास्ता लगा के, और चल पड़ी टोली। चार दोस्त हंसी ठिठोली करते वरुण के गांव पहुंच गए। गांव में जब वो सब वरुण को मिलते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं। वरुण के पापा ने उन सबको वहां 10-15 दिन रुकने को कहते हैं। थोड़ी ना नुकुर के बाद सब वहां रुकने का निर्णय लेते हैं। किशनगढ़ बहुत खूबसूरत गांव था। हरे भरे खेत, कलकल करती नदी और गांव में दाखिल होते ही बड़ा राम जी का मंदिर। जो भी एक बार वहां आए तो बस वहां का ही हो जाए। जितना खूबसूरत वो गांव था, उससे भी ज्यादा प्यारे थे वहां के लोग। वो मेहमान को मेहमान नहीं बल्कि भगवान मानते थे। वरुण का घर भी बहुत बड़ा था। वो घर कम और हवेली ज्यादा लगती थी। उस घर में लगभग 12 कमरे थे। ये घर पुराने जमाने का नहीं बल्कि आधुनिक तरीके से बनाया गया था। सारे कमरे अटैच बाथरूम के साथ थे। ये देखकर सारे दोस्त वरुण से कहते हैं, यार तुम्हारा घर तो किसी महल जैसा है। पूरा दिन वो गांव घूमते हैं और रात को खाना खाने के बाद रूपाली और पारुल वरुण की माँ को घर के काम में मदद करने चली गई। तभी अजय ने कहा, चलो आज रात हम सब खेत में सोते हैं। तभी पारुल ने कहा, तुम्हें जाकर खेत में सोना है तो सो जाओ, मैं और रूपाली यहाँ घर में ही सो जाएंगे। तब देवांग ने हंसते हुए कहा, हम सिर्फ लड़के ही जाएंगे, तुम लड़कियां आंटी जी के साथ घर पे ही रहोगी। तभी वरुण के दादा और दादी वहां आ गए। दादाजी ने हंसते हुए कहा, भाई इतनी रात को कहाँ जाने की बात हो रही है, हमें भी बताओ जरा, हम भी चलते हैं। अजय ने कहा, कहीं नहीं दादाजी, हम सब दोस्त आज रात खेत में जाने की सोच रहे थे। ये बात सुनकर दादाजी गंभीर हो गए और बोले, आज नहीं कल चले जाना, क्योंकि आज पूर्णिमा है। आज रात वो जंगलों में और खेतों में घूमता है। आज की रात कोई भी जंगल या खेत में नहीं जाता। ये कहकर दादाजी चुप हो गए। तभी देवांग ने पूछा, कौन घूमता है जंगलों में? तब वरुण ने कहा, नर भेड़िया। ये सुनकर अजय और देवांग हंसने लगे और बोले, वरुण तू तो इंजीनियर है, तू भी ऐसी बातों पर विश्वास करता है?
तब वरुण के पिता बोले, बेटा, ये बात सच है। इसका जीता जागता सबूत मेरे पिताजी है। वो उस रात जिंदा रहने वाले एक लौते इंसान हैं। ये सुनकर चारों दोस्त वरुण के दादाजी की ओर देखने लगे। अजय ने पूछा, आखिर क्या हुआ था उस रात? थोड़ी देर तक दादाजी चुप रहे। उनका चेहरा बहुत गंभीर हो गया, जैसे कोई खौफनाक घटना उन्हें याद आ गई हो। तभी पारुल ने पूछा, ये नर भेड़िया क्या होता है? दादाजी ने कहा, आधा नर और आधा भेड़िया। तब वरुण ने अपने फोन में उन सबको एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें एक परछाई अंधेरे में चलकर आ रही थी। जब वो परछाई नजदीक आई तब वो एक भेड़िया था, लगभग 8-9 फुट ऊंचा कद वाला। सर भेड़िए का था, हाथ इंसानों जैसे थे, लेकिन हाथों के पंजे में लंबे और पैने नाखून थे। पैर भी किसी भेड़िए जैसे ही थे। ये देख सब हैरान और शौक हो गए। तब वरुण ने कहा, मैं भी पहले इन बातों को मनगढ़ंत कहानी ही समझता था, इसलिए मैं पूर्णिमा की रात आने से एक दिन पहले ही जंगल में जाकर पहुंचा। छोटे वाइल्ड लाइफ वाले कैमरे जो नाइट विजन वाले होते हैं, ऐसे 4-5 कैमरे लेकर उन जंगल में लगा दिए, जहां भी एहसास था कि नर भेड़िए की मौजूदगी होती है। मैंने अंदाजन ही वो कैमरे लगाए थे। मैंने ये सोचा था कि गांव वालों की इस नर भेड़िए वाली कहानी को झूठा साबित कर दूंगा और उनकी अंधविश्वास भरी बातों का खंडन कर दूंगा। लेकिन 1 साल से भी ज्यादा समय तक मैं जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर कैमरे लगाता रहा, लेकिन कभी भी वो नर भेड़िया कैमरे में नजर नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि अब ये लोगों को ये क्लिप दिखाकर मैं उन्हें गलत साबित कर दूं। लेकिन फिर मन में आया कि एक आखिरी कोशिश और कर लेता हूं, और उस रात मुझे ये मिला, नर भेड़िया। ये बोलकर वरुण चुप हो गया। तब अजय ने चुप्पी तोड़ते हुए दादाजी से पूछा, दादाजी, आप बताइए कि क्या हुआ था जब आपने उस नर भेड़िए को देखा था? दादाजी बोले, अगर तुम बच्चे सुनना चाहते हो तो मैं सुनाता हूं। ये बोलकर दादाजी की आंखें कहीं दूर चली गई, मानो उस यादों में डूब गए हो। मैं तब 26 साल का था। हमारा गांव उस समय भी इतना ही शांत और सुंदर था, लेकिन कुछ महीनों से पूर्णिमा की रात को जंगल और खेतों के आसपास कई पशुओं की और कभी कभी इंसानों की भी कटी फटी लाशें मिलने लगी थी। सबको लगा कि शायद भेड़ियों की टोली गांव के पास आ गई होगी। उस समय शहर से कई लड़के जो हमारे जमींदार साहब के बेटे के दोस्त थे, वो गांव आए थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने भेड़ियों का शिकार करने का फैसला लिया। उन्हें शिकार का शौक भी था और रुतबा भी दिखाना था। उन्होंने कई रात जंगल में गुजारी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, ना भेड़िया ना भेड़ियों के होने का सबूत। तब आखिर वो पूर्णिमा की खूनी रात आई। जमींदार साहब के साथ उनका बेटा और वो सब शहरी दोस्त भी थे। सबने बंदूकें ले रखी थी। उनके साथ मैं भी था। बंदूक और मसाल था मैं, क्योंकि मुझे जंगल के रास्ते भली भांति पता थे और गांव में मेरे दिलेरी के किस्से भी काफी प्रचलित थे। मैं अपने आप को बहुत बहादुर नहीं मानता था, लेकिन मुझे रोमांच और जोखिम उठाना बहुत पसंद था। इसलिए जमींदार साहब ने मुझे भी साथ ले लिया। हम लगभग 20 लोग थे जो जंगल में जाने वाले थे। सब बंदूकों से लैस थे और साथ में खंजर, तलवारें और कुल्हाड़ी भी अपने साथ ले रखी थी। हमें लगा कि अगर बंदूक साथ ना भी दे तो ये काम आ जाएंगे। हमने 5-5 के ग्रुप बनाए और जंगल में घुस गए, इस पक्के इरादे के साथ कि आज भेड़ियों का खात्मा करके ही लौटेंगे।
लेकिन ये हमारी गलतफहमी थी। हम शिकारी नहीं बल्कि शिकार थे। दादाजी ने आगे बताते हुए कहा, हम तकरीबन आधा घंटा ही जंगल में चले होंगे कि जंगल इंसानों की चीखों और गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। हम 5 लोग भी थोड़ा सहम गए और सावधानी से उस ओर बढ़ने लगे। हमें लगा शायद उन्हें मदद की ज़रूरत है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तब सब खत्म हो चुका था। जमींदार और उनके साथ वाले 5 लोग मरे पड़े थे। उनकी लाश भयानक हालत में थी। किसी का हाथ धड़ से अलग तो किसी का पैर, और लाश पर बड़े पंजों के निशान थे। तभी अचानक कोई तेजी से भागते हुए वहां से निकला। वो इंसान था या जानवर, कुछ पता नहीं चला। तभी एक तेज गुर्राहट सुनाई दी और देखते ही देखते हमारे ग्रुप में से एक इंसान की गर्दन एक बड़े और मजबूत पंजे ने पकड़ी और उसे हवा में उठा दिया। दूसरे पंजे से उसका पेट चीर दिया और उसकी अतड़ियों को बाहर निकाल दिया। तभी हमने पहली बार उसे देखा। वो नर भेड़िया था। भयानक चेहरा, लाल चमकती आंखें। उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई। हम कुछ समझ ही नहीं पाए और सब इधर उधर भागने लगे। कौन कहाँ भाग रहा था किसी को होश नहीं था। बस पागलों की तरह भागते रहे। और फिर शुरू हुआ एक खूनी खेल। हम सब उसके शिकार थे। जंगल के अलग अलग कोनों से गोलियों और चीखों की आवाज आती रही और बीच बीच में वो भेड़ियों की गुर्राहट, मानो वो जीत का उत्सव मना रहा हो। मैं भागते भागते एक गड्ढे में गिर पड़ा। मेरे हाथ की बंदूक कहाँ गिर गई पता ही नहीं चला। और तभी जंगल में ऐसी खामोशी पसर गई जो माहौल को और डरावना बना रही थी। और तभी वो मेरे सामने आ गया। उसका चेहरा विकृत हंसी से भरा था, ऐसी जैसे मेरी औकात ही नहीं हो, जैसे मैं उसके लिए कोई कीड़ा हूँ। मैं झुक गया और मेरी कमर से बंधी तलवार से उस पर वार किया। तलवार सीधी उसके सीने में लगी। वो थोड़ा लड़खड़ाया और तभी मैंने तलवार उसके पेट में घुसा दी। वह तड़पता रहा, चीखता रहा और मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला। सीधा घर पहुँचा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरे दिन जब लोगों ने सबकी लाशें देखी तो वह सब मेरे घर आए। मैं घर में एक हफ्ते तक बेहोश पड़ा रहा। होश में आया तो सबको सच्चाई बताई। हम सबने समझा कि शायद वो नरभेड़िया मर गया, लेकिन अगली पूर्णिमा की रात एक और लाश मिली। तभी से कोई भी पूर्णिमा की रात जंगल और खेत में नहीं जाता। दादाजी यह कहकर चुप हो गए। तब वरुण के पापा ने कहा, सब थके होंगे, वैसे भी गांव में सब जल्दी सो जाते हैं, तो आज रात यहीं आराम कर लो, कल खेत में चले जाना। उस वक्त घड़ी में रात के 8 बज रहे थे। सफ़र के थकान की वजह से देवांग, रूपाली और पारुल सो गए, लेकिन अजय को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि कहानी बस इतनी ही नहीं हो सकती, कुछ छूट रहा है। सब मारे गए, लेकिन दादाजी को एक भी खरोच नहीं आई। ऐसे कैसे हो सकता है? ये बात हजम नहीं हो रही थी। तब उसने मोबाइल पे नरभेड़िए के बारे में सर्च करना चालू किया, लेकिन कुछ पक्के तौर पे पता नहीं चला। सिर्फ इतना पता चला कि अगर नरभेड़िया किसी को काटे या उसके पंजे से खरोच भी दे तो वो इंसान भी नरभेड़िया बन जाता है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो दादाजी घर के बाहर जा रहे थे। अजय ने सोचा दादाजी इतनी रात को कहाँ जा रहे थे। वो भी उनके पीछे जाने लगा। वो चलते चलते गांव के बाहर जंगल की ओर जा रहे थे। अजय ने छुपकर उनका पीछा करना शुरू किया। तभी दादाजी जंगल में प्रवेश कर गए। थोड़ी दूर जाते ही दादाजी बोले, अजय बस,
अब यहाँ से आगे मेरे पीछे मत आना, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। तब अजय बोला, आप क्या छुपा रहे थे? उस रात आखिर आपके साथ क्या हुआ था कि आप बच गए? तब दादाजी ने कहा, उस रात मैं भी मर ही जाता। उस भेड़िए ने मुझे भी पकड़ लिया था। उसने मेरे पीठ पर अपने नुकीले पंजे से वार भी किया था। तभी मैंने अपनी तलवार से उसे घायल कर दिया। वो जब तड़प रहा था तब मैंने उसका सर तलवार से काट दिया। वो मर गया, लेकिन उसका वो मनहूस श्राप अब मैं भुगत रहा हूँ। तभी दादाजी ने अपना कुर्ता हटाया और वो घाव अजय को दिखाया। तभी अजय ये देखकर चौंका। वो कुछ बोले इससे पहले ही दादाजी के शरीर में बदलाव होने लगा, जैसे कि कोई जानवर उनके शरीर से बाहर आ रहा हो। वो धीरे धीरे एक नर भेड़िए में बदल रहे थे। अजय ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वही जड़वत हो गए। एक डर की तीखी लहर अजय के शरीर में दौड़ गई। तभी अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज आई। मैं ये श्राप का बोझ कितने सालों से उठा रहा हूँ, अब ये बोझ तुम्हें उठाना होगा। तभी उस नर भेड़िए ने अजय पे झपट्टा मारा। उस भेड़िए ने अजय के कंधे पे अपने दांत घुसा दिए। तभी अजय की चीख निकल गई। अजय ने जैसे तैसे अपने आप को उस भेड़िए के चंगुल से छुटाया और वहां से भागा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक खेत में पड़े औजार पर पड़ी। वो जैसे तैसे वहां पहुंचा। उसने एक कोयता उठाना चाहा, लेकिन तभी वो नर भेड़िया वहां आ गया। वो जैसे ही अजय पे हमला करने जा रहा था, तभी अजय ने वो कोयता उस भेड़िए के मुंह में घुसा दिया। वो भेड़िया दर्द में जोरों से गुर्राया और अपने ही मुंह को अपने ही पंजों से नोचने लगा। देखते ही देखते वो अपने सामान्य इंसानी रूप में लौट आया। उनके चेहरे पे पंजों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। तब वरुण के दादाजी ने अजय को हंसते हुए कहा, अब मैं इस श्राप से मुक्त हूं। अब तुम्हें इसे भोगना होगा। इतना कह के दादाजी ने अपना दम तोड़ दिया और अजय खून ज्यादा बहने की वजह से बेहोश हो गया। जब उसको होश आया, वो एक हॉस्पिटल में था। उसके आसपास उसके दोस्त बैठे हुए थे। अजय ने कमजोरी के हालत में पूछा, मैं यहाँ कैसे? और दादाजी कहाँ हैं? तब वरुण ने बताया, तुम और दादाजी हमें जंगल के पास एक खेत में पड़े मिले। तुम घायल थे, लेकिन बेहोश। पर दादाजी उस नर भेड़िए के हमले में मारे गए। तभी अजय एकदम स्तब्ध हो गया और सोचा, अगर दादाजी की बात सही है तो अब यह श्राप मुझे भुगतना है। तभी सब अजय को हॉस्पिटल में आराम करने को कहकर वरुण के घर चले गए। जब वो अगले दिन वहां लौटे तो अजय वहां नहीं था। उसे हर जगह ढूंढा गया, पर वो नहीं मिला। पुलिस कंप्लेन भी करवाई गई, पर सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अजय कहीं नहीं मिला। वक्त के साथ सब अजय को भूल गए, लेकिन अजय घूमता रहा, एक शहर से दूसरे शहर। वो जिस शहर में रहता, वहां पूर्णिमा को एक लाश मिलती, बड़ी विभत्स हालत में। एक सुबह एक फ्लैट की बालकनी में एक आदमी खड़ा था। वो अजय था। वो कुछ सोच रहा था, फिर बोला, ये मैं क्या बन गया? एक खूंखार जानवर जो अब इंसानी खून और मांस पर जिंदा है। वो उस दिन को कोस रहा था जिस दिन वो किशनगढ़ गया था। तो यहाँ खत्म होती है दोस्तों नर भेड़िए की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में लिखें कहानी आपको कैसी लगी। शुक्रिया। संभल के रहिए, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।